Yes, dear students, welcome to all in this Hindi class. बच्चों आज हम आरंभ करेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि झांसी की रानी कविता को संकलित किया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आइए हम पहले इनके बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी जी के जीवन परिचय के बारे में। प्रस्तुत कविता जो है हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यानी कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं झांसी की रानी, इसकी रचनाकार जो है या इसकी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा की गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था, यानी इनकी रुचि थी कविता लिखने में। तो ये बचपन से ही जो थी कविताएं लिखती थी तथा इनकी अधिकतर रचनाएं किससे होती थी, कौन सी होती थी? देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। मतलब देशभक्ति के प्रति इनकी जो भावना थी बहुत ज़्यादा थी। और इनकी जितनी भी कविताएं हैं, अधिकतर कविताएं जो है देश प्रेम से भरी हुई हैं। यानी कि अपनी कविता के माध्यम से ये देश के लोगों को जागृत करती। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्रामी सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 2 बार जेल भी गए। यानी कि कविताएं तो लिखने का शौक था, लेकिन देश को आज़ाद कराने में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 2 बार जेल भी गई थी। इसलिए इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। यानी कि जो भी ये रचनाएं इन्होंने रचना की है, जिन रचनाओं की, उनमें देश के प्रति प्रेम झलकता है। अब हम कविता के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने, यानी कि इस कविता को कब रचित किया गया था, कब इसकी रचना की थी, यानी कि किस बात का इस कविता में जिक्र किया गया है, किस पर आधारित है ये कविता। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। अदम्य शौर्य क्या होता है? जो एक पुरुष की तरह वीरता का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के लिए अदम्य शौर्य का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया गया है कि उनके अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह 1857 की क्रांति में जो थी, पुरुषों की तरह डट कर अंग्रेजों का सामना उन्होंने किया था और अंत समय तक लड़ती रही थी। इसलिए उनके लिए कवित्री ने अदम्य शौर्य का प्रयोग किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। यानी कि वो इतनी वीर और बहादुर थी, इतनी पराक्रमी थी कि जो उसके दुश्मन थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो भी उससे इम्प्रेस होते थे। वो हैरान होते थे कि एक महिला होकर किस प्रकार यह युद्ध में अड़ी रहती है। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। बच्चों, आप सब भी महसूस करते हो, आप सब देखते भी हो अपने आसपास कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं। गर्ल्स जो हैं गुड़िया के साथ खेलेंगी या मतलब कई तरह के खो खो खेलती हैं, कैरम बोर्ड खेलती हैं। बॉयज़ भी जैसे शौक होता है क्रिकेट खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो इन सब से बिल्कुल भिन्न थी। और वो बचपन में अपनी सखियों के साथ नहीं खेलती थी। उनका जो बचपन में शौक था वो तलवारबाजी करती थी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और उनको निशानेबाजी का शौक था। यानी कि बचपन से ही उनको ये आदत पड़ी हुई थी। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। यानी कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने युद्ध विद्या सीख ली थी, निपुण हो गई थी उसमें। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला था,
तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। यानी कि जब उनका बहुत छोटी उम्र में बाल गंगाधर राव के साथ विवाह हो गया था, जो उनसे उम्र में बहुत अधिक थे, तो उम्र में अधिक होने के कारण जब वो बीमार हुए तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी के राजा थे वो, झांसी का राजपाट अपने पति की मृत्यु के बाद संभाला और अपनी अंतिम सांस तक उसको अंग्रेजों की बचा के रखा, अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिया और अंग्रेजों से बचाने के लिए वो वीरता से लड़ती रही थी अंत तक, जब तक उसकी सांस में सांस थी। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं, उनकी वीरता की, उनके बल की, उनके शौर्य की जो तारीफ थी, वो जो उनके शत्रु थे, शत्रु कौन थे? अंग्रेज, वो सब भी करते थे। आइए अब हम कविता आरंभ करते हैं। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह चल तलवार पुरानी थी, बूंदे में हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस कविता के हर पद के आखिर पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के लिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी पंक्ति का प्रयोग किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि वह 1857 की क्रांति में अंत समय तक मर्दों की तरह लड़ती रही थी अपनी झांसी को बचाने के लिए। तो आइए इस पद का व्याख्या करते हैं, हिंदी अर्थ समझते हैं। सिंहासन ही उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हो गई थी। यानी कि भारत के जो राजा महाराजा थे वो डगमगा रहे थे, डर गए थे कि कहीं अंग्रेज हमारे जो राज्य हैं उन पर अपने अधीन ना कर ले, उन पर कब्जा ना कर ले। तो वो अपने सिंहासन को लेकर चिंतित हो गए थे। राजवंश अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए थे। जो राजवंश थे, जो राजा थे, वंशज जो यहाँ पर थे, देखिए ना, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। जो यहाँ के शासक थे वो हिल गए थे, घबरा गए थे और वो अंग्रेजों पर क्रोधित थे, गुस्सा थे। गुमी हुई आज पूरे भारत में भी फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसमें कहते हैं कि गुलामी के कारण जर्जर हो चुके बूढ़े भारत में भी नया जोश उत्पन्न हो गया था। यानी कि 1857 में से पहले क्या था और 1857 में भी जो हमारा देश था वो अंग्रेजों के अधीन था। उन्होंने बहुत से राज्य पर अपना जो है कब्जा किया हुआ था, अपने अधीन किया हुआ था। तो जब काफ़ी समय के बाद, पराधीन रहने के बाद, यानी कि जो राजवंश थे, जो राजा थे, वो समझ गए थे कि अब हमें आज़ादी चाहिए। यानी कि बूढ़े भारत, जैसे बिल्डिंग बंद पड़ी रहती है काफ़ी टाइम तक, उसको नहीं प्रयोग करते, वो जर्जर हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो वही बात कहना चाह रहा है कि गुलामी के कारण जर्जर हो चुके बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। क्यों? किसने पैदा किया? रानी लक्ष्मीबाई। सब लोग जो थे अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वो समझ गए थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रह सकते। तो बच्चों, वे जान गए थे कि आज़ादी जो है अनमोल है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय किया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। क्या कहते हैं कि
जो भारत के वंशज थे, राजवंशज थे, राजा थे, उन्होंने ठान लिया था कि वे अंग्रेजों को अपने भारत से दूर निकाल देंगे या उनको भगाने का निश्चय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, जो भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी थी, यानी कि पहले क्या था, लोगों ने अंग्रेजों के अधीन से रहना सीख लिया था, उन्होंने समझौता कर लिया था, लेकिन 1857 की क्रांति में जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई तो उन सब लोगों में भी एक क्रांति सी आ गई। यानी कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी कि वो तलवार तो पुरानी थी लेकिन चमकी कब, 1857 में। यानी कि सब जो राजा थे उनको अवेयर हो गए थे, वो जागृत हो गए थे कि हमें आज़ादी चाहिए। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी थी, यानी कि हर व्यक्ति के मुंह से उसकी वीरता की कहानी हमने सुनी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारे उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, मतलब उनकी रियल ब्रदर नहीं थी। जो नाना थे वो उनको अपनी बहन मानते थे, उनकी सगी बहन नहीं थी, जिसका बचपन का नाम क्या था बच्चों, छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई जो थी अपने पिता की अकेली संतान थी। वह बचपन से ही नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, यानी कि बचपन से ही नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। यानी कि बर्छी ढाल कृपाण कटारे उसकी यही सहेली थी। उसकी जो बचपन की सहेली थी वो कौन थी बच्चों, उसको सबसे प्रिय हथियार जो थे वो कौन से थे, बर्छी ढाल कृपाण कटार, यानी कि वह सब उनको अपनी सहेलियां मानते थे। जैसे आप लोगों के दोस्त होते हैं, गर्ल्स की सखियां होती हैं, तो लक्ष्मीबाई जो थी बचपन में इन सबको अपनी सखियां सहेलियां मानती थी, उनको इन सबसे बहुत प्यार था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, यानी कि उसे बचपन से ही शिवाजी की वीरता की कहानियां याद थी, यानी कि वो शिवाजी की कहानियों को पढ़ती थी, उनको याद रखती थी, उनको जितनी भी कहानी थी उसको मुंह जुबानी याद थी। हमने बुंदेलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के, उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और सॉरी नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी, मानो या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। ठीक है, उसकी तलवारों के वार देखकर मराठे जो थे प्रसन्न होते थे, देख
मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, यानी कि जब वो तलवार से वार करती थी तो मराठे भी जो थे उसकी इन वार को देखकर खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय किवाड़। यानी कि उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। यानी कि वो कोई भी लड़कियों वाले खेल या बॉयज वाले खेल नहीं खेलती थी। वो क्या करती थी, खेल खेल में युद्ध की रचना करती थी, उसमें शत्रु की सेना को घेरती थी, शत्रु के किले तोड़ती थी और खूब शिकार करती थी। मतलब उसके जो प्रिय खेल थे वो इस प्रकार के थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदे में हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है, बॉम्बे महाराष्ट्र की, तो वहाँ भवानी मतलब माता की पूजा ज़्यादा की जाती है। तो लक्ष्मीबाई की भी आराध्य थी, लक्ष्मीबाई भी उसकी आराधना करती थी। हमने कहते हैं कि जो लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ हैं कि वो मर्दों की तरह खूब लड़ी, हमें इसकी कहानी बुंदेलखंड के हर बोल से सुनी है कि लक्ष्मीबाई जो है मर्दों के समान खूब लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली, सी वह आई झांसी में। इसमें कहा गया है कि वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। यानी कि झांसी में जो गंगाधर राव थे वहाँ के राजा, उसके साथ उसकी सगाई हुई। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। यानी कि जब उसका ब्याह हुआ तो वह रानी बनकर झांसी में आई और उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई। सुबट सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, रानी बुंदेलखंड की वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया हो और शिव से भवानी मिली हो। यानी कि उन दोनों की जोड़ी ऐसे लग रही थी जैसे अर्जुन और चित्रा हो और शिव और भवानी। यानी कि गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी जो थी, अर्जुन और चित्रा कह लो या शिव और भवानी माँ पार्वती की जोड़ी जैसी लग रही थी। कहते हैं चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, है ना। तो बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कहते हैं कि हमने बुंदेलखंड के हर बोलो के मुँह से यह कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई वीर योद्धा के समान खूब वीरता से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों से उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, कहते हैं कि रानी के विवाह के बाद झांसी का जो भाग्य था वो जाग गया। महलों में उजियाले छाए और महलों में जो है प्रसन्नता छा गई थी। यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो चारों तरफ जो था कैसा माहौल था, खुशी का माहौल था और झांसी का जो भाग्य है वो जाग उठा था और महलों में भी चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कहते हैं किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल घेर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों को क्या करना पड़ा, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई,
रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए थे और दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों को चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा। यानी कि जो रानी लक्ष्मण थी वो तीर वगैरह ज्यादा चलाती, तलवार चलाती थी, तीर चलाती, तीरंदाजी करती थी, लेकिन विवाह के बाद उसने हाथों में चूड़ियां पहननी थी। मतलब ये नहीं कि वो युद्ध करना छोड़ दिया था, वो मैरिड हुई थी तो उसने साज श्रृंगार करना शुरू किया था। तो कहता है कि समय का इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा फेर आया कि जो है भाग्य को उस पर दया नहीं आई, और जो चूड़ियाँ जिस हाथ में पहनी हुई थी वो जो थी उसके हाथ से उतर गई। अर्थात जो उनके रानी लक्ष्मीबाई जो थी विधवा हो गई, उनके जो पति थे गंगाधर राव उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समाने थी। कहते हैं कि राजा गंगाधर राव जो थे निसंतान मर गए, यानी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक में डूब गई। कहते हैं जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी जो थी शोक में डूब गई थी। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देती हूँ। उदित हुआ भाग्य सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। इसका व्याख्या एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ये कहती है, कवित्री कहती है कि रानी के विवाह के बाद झांसी का भाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता छा गई, किंतु काल गति चुपके चुपके कहते हैं किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल घेरा। यानी कि बहुत बड़ी घटना घट गई थी। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों की चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा था। यानी कि इतना बुरा वक्त आया था कि काल भी नहीं चाहता था कि जो रानी लक्ष्मीबाई चूड़ियां पहने। और हाय, रानी लक्ष्मीबाई जो थी विधवा हो गई थी, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी। कहते हैं कि राजा गंगाधर जो राजा थे निसंतान मर गए थे, यानी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। रानी भी इस बात से शोक में डूब गई कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वो निसंतान है। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी है। बच्चों, आपने देखा होगा अब तक कि हर पद के अंतिम जो पंक्तियां उसमें यही चार पंक्तियां दोहराई गई हैं। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत बहादुर थी, पराक्रमी थी और वीरांगना थी, और वह पुरुषों की तरह लड़ती है। इसलिए उनके लिए जो बुंदेलखंड के प्रत्येक मुंह से उनकी जो थी वीरता की कहानी सुनने को मिली। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। देखो बच्चों, ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है तो वह जो है उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे, और उस राज्य में जो भी था, जो भी लोग थे या जो भी संपत्ति होती थी वो उस पर अपना कब्जा कर लेते थे, अपने अधीन कर लेते। तो ऐसे ही जब लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी हिस्ट्री में। तो लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी जो थे वो अंग्रेज सैनिक थे। तो जब उनको पता लगा कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई है तो वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वो निसंतान थे, और वो निसंतान होने के कारण वो झांसी पर अपना कब्जा कर लेंगे, अपना आधिपत्य जमा लेंगे, अपना अधिकार कर लेंगे। तो आइए इस पद के माध्यम से जानते हैं कि डलहौजी ने क्या किया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेद दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। यानी कि जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया। दीपक तो वही थे ना राजा गंगाधर, क्योंकि संतान तो कोई थी नहीं। तो जो झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज शासक लाल डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर अच्छा पाया। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर कर अंग्रेजी राज में मिलाने का यह अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया, तुरंत अपनी फौज जो थी, अपनी फौजें झांसी पर भेजी और वहां पर उसके किले पर झंडा फहरा दिया। लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी कि उसने क्या किया, झांसी को लावारिस जानकर अपनी जो फौजें थी तुरंत उन्हें झांसी में भेजा और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। कहते हैं कि रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। यानी कि झांसी जो थी, उजाड़ तो अपने आप मचेगा ना, जब अंग्रेज उस पर कब्जा करेंगे तो वह अपने हिसाब से काम करेंगे। अत्याचार करते थे लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार करते, बच्चों को मार देते थे, बुजुर्गों को मारते थे। तो वो मतलब जो रानी जो थी वो आंसू भरी आंखों से देख रही थी कि उसकी जो झांसी है वो उजड़ रही है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलो से सुनी। हर बोलो मतलब प्रत्येक मुंह से सुनी है कि रानी जो है मर्दों के समान लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। कहते हैं कि जब उन्होंने मिला लिया था तब रानी ने उनसे अनेक तरह के विनय मतलब प्रार्थना की, परंतु सब बेकार था। उन्होंने कुछ नहीं माना। यह अंग्रेजों की माया ही थी कि व्यापारी बन गया, यानी कि अंग्रेज जो थे भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पसारे और पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। कवित्री यही कहना चाहती हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह की प्रार्थना की, उनको काफ़ी उनको कहा कि तुम झांसी को छोड़ दो, लेकिन वो जो थे सब बेकार था। डलहौजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। यह अंग्रेजों की माया ही थी, लेकिन की चाल थी कि वो व्यापारी बनकर भारत आए थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। कहते हैं कि तब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। जब ये व्यापारी बनकर यहाँ पर आए थे तो चाहते थे कि जो भारत के राजा हैं इन पर दया करें, लेकिन डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया, उसको बढ़ा दिया और अब तो सारी परिस्थितियां ही उनके पक्ष में थी, यानी कि सब जगह उनका ही अधिकार हो गया था। जिन राजों और नवाबों ने, राजों नवाबों को भी, जिन राजाओं और नवाबों से वे दया मांगते थे, आज उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। यानी कि जिन राजाओं से, भारत के राजाओं से, नवाबों से वो दया मांगते थे, किसके लिए, व्यापार करने के लिए, आज उन्हीं राजों और नवाबों को जो थे अंग्रेजों ने अपने पैर से ठुकरा दिया था, उनके अपने पैर की जूती बना लिया था, उनको अपने अधीन कर लिया था। रानी दासी बनी, बनी है दासी अब महारानी थी। कि
भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी के यहाँ के राजाओं और शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज शासक बन बैठे थे। जिन्हें यहाँ का शासक होना था, वही आज उनके गुलाम थे। यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हर बोलो मतलब हर व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान लड़ी थी। तो बच्चों, आज हम इस कविता का यहीं तक उच्चारण करेंगे। मैंने आपको इस कविता का जहाँ तक व्याख्या समझाई है, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बाकी की जो कविता का शेष भाग है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब आप ये इस कविता के माध्यम से समझ चुके होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो किस प्रकार अंग्रेजों के सामने डटकर उसने मुकाबला किया। हम इसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कविता को, जो हमने पढ़ा है शॉर्ट में, कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने पिता की अकेली संतान थी और उसे बचपन में जो था किससे खेलती थी, वो तलवार से, कटार से और नकली युद्ध की रचना करती थी, किले को बनाती थी, व्यूह की रचना करती थी, यानी कि उन पर अभ्यास करती थी वो, ताकि वो युद्ध की कला को सीख सके। और छोटी सी उम्र में ही जो थी उसकी जो सगाई थी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई थी। जब गंगाधर राव से उसका विवाह हुआ तो झांसी का जो महल था, किला था, वहाँ पर सब जो था सब बहुत प्रसन्न थे। यानी कि वहाँ का जो एक वातावरण था वो सब बदल गया था रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के पश्चात। तो जो थे सब झांसी के लोग खुश थे, लेकिन ये खुशी जो थी काल को, समय को नहीं भाई थी। यानी कि समय ने अपना चक्र चलाया और जो गंगाधर राव थे उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत दुखी थी। उसको दुख ये भी था कि राजा की मृत्यु हो गई है, और एक दुख था कि वो निसंतान है। यानी कि उस समय में अंग्रेजों की एक नीति थी कि जो भी राज्य की कोई संतान नहीं होती वो उस पर अपना अधिकार जमा लेते थे, अपना अधिकार कर लेते थे। तो ऐसा ही हुआ। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी राजा गंगाधर राव की मृत्यु की शोक में डूबी हुई थी, तो उस समय लॉर्ड डलहौजी को जब पता लगा कि गंगाधर राव जो है मृत्यु हो गई है उनकी, तो उन्होंने झांसी पर कब्जा करने का सोचा और उन्होंने अपनी फौजें भेजकर जो कि किले पर झंडा फहराकर झांसी पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब रानी लक्ष्मीबाई ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक भी नहीं सुनी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस कविता का यहाँ तक उच्चारण किया। अगले लेक्चर वीडियो में हम इसके बाकी के पदों की व्याख्या और उच्चारण करें। यस राजेश।